पढ़ रहे थे, है ना। अब देखें सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हम लोग कर रहे थे। वी वर टॉकिंग अबाउट सीरीज ये टॉपिक चल रहा था ना कल, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने एक पॉइंट लिख लिया था। कौन सा पॉइंट लिख लिया था? कि I इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये पहला पॉइंट हो गया था, ये पॉइंट हमने लिख लिया था कि I इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसके बारे में साइमल्टेनियस डायग्राम वी हैव ड्रॉन द डायग्राम दैट इज दिस वे, और इसमें हमने ये मेंशन कर लिया था R1 R2 R3 तीन हो गए। और एक विशेष सूचना, आप लोगों की कॉपियाँ मैंने चेक कर दी थी। गुड मॉर्निंग। कॉपियाँ रखी हैं ऊपर पर, लेकिन कॉपियों में आप लोगों ने वो क्वेश्चन भी अच्छे से नहीं किया जो क्वेश्चन मैंने यहाँ कराया था। पता नहीं, आई डोंट नो। चलिए मैं दे दूंगा। देखें R1 R2 R3 तीन रेजिस्टेंसेस हमारे पास इस तरह से लगे हुए हैं। ये हमारे पास था सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। कल हम बात कर रहे थे ना सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस की, तो हमारी कंडीशन क्या थी कि हमारे रेजिस्टेंसेस, तीन रेजिस्टेंसेस हमने इस तरह से लगा रखे हैं कि जहां एक का हाथ दूसरे के पहले हाथ से, दूसरे का दूसरा हाथ तीसरे के पहले हाथ से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से ये जो कॉम्बिनेशन सेटअप था, दिस वाज सीरीज कॉम्बिनेशन। इसमें हमने ये पॉइंट पढ़ लिया था कि जो करंट हमारा फ्लो करेगा, द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस एज वेल एज थ्रू कॉम्बिनेशन रिमेन सेम। इसका रीजन क्या था कि जितना एक एंड से चार्ज मूव करेगा उसके पास जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है, बिकॉज इट हैज नो अदर वे टू पास और टू मूव ऑन। देयरफॉर चार्ज विल हैव ओनली वन वे, एक ही रास्ता है उसके पास ट्रेवल करने के लिए इस एंड से इस एंड तक, तो उसी रास्ते से जाएगा। तो जितना इधर से जाएगा उतना ही दूसरे से जाएगा, उतना ही तीसरे से जाएगा। एंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो यहाँ कंडीशन क्या हो गई कि सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी रेजिस्टेंसेस, ऑल द रेजिस्टेंसेस एज वेल एज कॉम्बिनेशन में से जो करंट फ्लो करेगा वो क्या रहेगा। ये बात हम लोग कल डिस्कस कर चुके थे, है ना। सेकंड पॉइंट हमने मेंशन किया था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मान लीजिए ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अक्रॉस ही तो हमने सेल लगाया है, इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस ही तो हमने सेल लगाया है। इस सेल की वजह से अगर इधर दो एक वी पोटेंशियल अगर मिल रहा है, ये पूरा पोटेंशियल क्या मिल रहा है, वी, तो ये पोटेंशियल तीन पार्ट में डिवाइडेड है, एक दो तीन। ये हो गया V1, ये हो गया V2 और ये हो गया V3। इन तीनों पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ समझने में, बात यहाँ समझ में आ गई। तो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी क्या थी, ये हमने लिख चुकी थी, फिर से लिख देते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, डिवाइड हो जाता है among the रेजिस्टेंसेस। जो पूरे कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डिवाइड हो जाएगा अक्रॉस द रेजिस्टेंसेस। कंडीशन क्लियर? तो हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तीसरे पॉइंट की बात हम करेंगे। तीसरे पॉइंट की बात जब हम करेंगे तो तीसरे पॉइंट का मतलब है इस पूरे कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट, इस पूरे कॉम्बिनेशन का तो यहाँ लिख लें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन। पूरे कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैसे वैल्यूट करेंगे, हमने पढ़ा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये हमने पढ़ा। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली अगर हमारे पास इसमें से I करंट फ्लो हो रहा है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इस रेजिस्टेंस में से अगर I करंट फ्लो हो रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V1 विल बी इक्वल टू I इंटू R1। V इक्वल टू I R ही तो होता है ओम्स लॉ।
तो हमारे पास क्या कंडीशन हो जाएगी कि V1 विल बी इक्वल टू I R1, V2 इक्वल टू I, आप इसमें से कॉमन कर लीजिए, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये रह जाएगा, ये हो जाएगा V। आप अरेंज करोगे तो ये हो जाएगा V अपॉन I इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये पूरा हो जाएगा R सबस्क्रिप्ट S। ये क्या हो जाएगा, RS को बोलेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक, यहाँ एक बात क्लियर होती है, ये इम्प्लाइज करता है कि जो इक्विवेलेंट आएगा वो सभी इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस से ज़्यादा होगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा दैट विल ऑलवेज बी more than individual resistances। स्टेटमेंट क्लियर? यहाँ बात ये समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है समझने में? आगे की बात करते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, इस तरह का सेटअप है, 1 2 और ये 3। ठीक है भाई। अच्छा अब यहाँ क्या है, एक ये R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया। इस कॉम्बिनेशन में एक चीज देखने की है कि जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं, किसी रेजिस्टेंस में 2 एंड होंगे, एक लेफ्ट हैंड एक राइट हैंड, तो जितने रेजिस्टेंसेस हैं इन सब का एक एंड एक जगह पे कनेक्टेड है और दूसरा वाला एंड एक जगह पे कनेक्टेड है। दैट मीन्स ये जो अलग अलग रेजिस्टेंसेस हैं ये करंट को फ्लो के लिए अलग अलग पाथ प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये? अलग अलग पाथ। तो अलग अलग पाथ, इसीलिए इसे हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, जब हम सेल लगाएंगे, ये हमने लगा दिया सेल इसके अक्रॉस। अब जब सेल लगाएंगे, सेल से जो पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिलेगा, मान लीजिए ये A पॉइंट ये B पॉइंट, तो अब इस पूरे, ये जो सेल लगा इस पूरे कॉम्बिनेशन पे लगाए, यहाँ तक कि एक पहला रेजिस्टेंस दूसरा रेजिस्टेंस तीनों रेजिस्टेंस इन सब के अक्रॉस भी लगाए। तो इसके लिए यहाँ क्या कंडीशन होगी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है पूरे कॉम्बिनेशन का या इंडिविजुअल का वो सेम रहेगा। सीरीज में करंट सेम था और यहाँ पे पोटेंशियल सेम रहेगा। क्लियर हुआ? कोई डाउट समझने में? मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन एज वेल एज अक्रॉस इंडिविजुअल रेजिस्टेंस विल रिमेन सेम। ओके, दूसरी बात, ये रेजिस्टेंस के जो 2 एंड्स हैं, 2 टर्मिनल्स हैं, वो सीधे बैटरी से जुड़े हैं। देखो, जब ये सीधे बैटरी से जुड़े हैं तो इसका मतलब इट हैज अ टेंडेंसी टू विड्रॉ करंट डायरेक्टली फ्रॉम द सेल। ओके, इसके पास क्या कंडीशन है, सेल से डायरेक्टली करंट ले सकता है, ये ले सकता है, ये भी अपना अलग से करंट ले सकता है। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत समझने में? आइए मेंशन कर लेते हैं।
पोटेंशियल डिफरेंस across each cell, each resistance as well as through combination remain same. आप ये कह सकते हो V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. किसके लिए कांस्टेंट रहेगा? किसके लिए कांस्टेंट? पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबके लिए V कैसा रहेगा? कांस्टेंट. दूसरी बात करें, जो करंट हमारा फ्लो करेगा, मान लीजिए करंट यहां से I आ रहा है, तो इस करंट के इस एंड से इस एंड तक पहुंचने के लिए 3 रास्ते हैं, तीनों पैरेलल हैं, तो ये 3 रास्ते में डिवाइड हो जाएगा 3 पार्ट्स में. तो जो कॉम्बिनेशन से करंट फ्लो करेगा the electric current flowing through combination divides among the resistances. ओके, बोला तो 3 था. हम इसे कहें डिवाइड्स अमंग द रेजिस्टेंसेस या फिर आर्म्स ऑफ द कॉम्बिनेशन. भाई ये आर्म्स ही तो हो गई, ये पूरा कॉम्बिनेशन हुआ, तो ये उसकी क्या हो गई? आर्म्स. ठीक है, कोई दिक्कत समझने में? तो आप यहां मेंशन कर सकते हो दिस I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3. ये बात यहां क्लियर? कोई दिक्कत? बताएं. तीसरी बात करें, तीसरा पॉइंट हम एक बात मेंशन इसमें कर सकते हैं, क्योंकि एवरी रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द टर्मिनल्स ऑफ सेल. भाई इसका हर रेजिस्टेंस सेल के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है ना, तो द रेजिस्टेंस कैन विड्रॉ डायरेक्टली करंट फ्रॉम द सेल. ओके, अगर ये नहीं भी हो तो भी ये रेजिस्टेंस करंट ले सकता है. जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, हमारे घर की जो इतनी सर्किट लगती हैं वो सब पैरेलल में लगती हैं. एक बल्ब को बंद करो, दूसरे फर्क नहीं पड़ता ना. जैसे आप इसी रूम में देखो, इसे बंद करो ये बंद हो जाएगा, लेकिन इसे बंद करो तो ये दोनों बंद होते हैं. इसका रीज़न क्या है? ये दोनों सीरीज में लगे हैं, लेकिन ये दोनों आपस में इसके साथ पैरेलल में लगे हैं. क्लियर हुआ? कोई दिक्कत समझने में? चलिए आगे चलें. किस पे? अगर ये फ्यूज हो गया तो वो नहीं जलेगी. सीरीज की सबसे बड़ी कमी है कि सर्किट एक जगह ब्रेक होगी तो दूसरी जगह बंद हो जाएगी. ओके, पैरेलल में ऐसा नहीं है. अगर ये फ्यूज हो जाएगा तो भी ये जलते रहेंगे, ये फ्यूज हो जाएगा तो ये भी जलते रहेंगे. ओके, हाँ. तो हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं, सिंस each resistance is directly connected to cell. भाई सेल से ही तो कनेक्टेड है. ईच रेजिस्टेंस जो है वो सेल से डायरेक्टली कनेक्टेड है ना, तो इससे क्या होगा? देयरफॉर
each resistance can withdraw current directly from cell. ये तीसरी करंट. ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, इक्विवेलेंट. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन. देखिए यहां हमारे पास क्या कंडीशन है, हमने ये फॉर्मुलेशन पढ़ा है, सिंस I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ये फॉर्मुलेशन पढ़ा है. अब यहां हम क्या देख रहे हैं कि पूरे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V. सबका अपना अपना रेजिस्टेंस, V सबके लिए सेम है, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली V क्या होना चाहिए, V मस्ट बी इक्वल टू I1 R1, V मस्ट बी इक्वल टू I2 R2 एंड V मस्ट बी इक्वल टू I3 R3. सही है ना. तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक तो कंडीशन हमारी ये हो गई, इसके अलावा V इज इक्वल टू I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2 इक्वल टू I3 R3. भाई ओम्स लॉ से यही तो फॉर्मुलेशन है, V सबके लिए सेम है. तो यहाँ से आप ये रिलेशन निकाल सकते हो I1 I2 और I3 को. देयरफॉर I क्या हो जाएगा आपके पास, V अपॉन R1. भाई इन दोनों को इक्वेट किया, प्लस I2 क्या हो जाएगा, V अपॉन R3 क्या हो जाएगा, I3 क्या हो जाएगा, V आपने कॉमन किया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3. इसे नीचे ले आए, I अपॉन V इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन. ठीक, ये जो पार्ट है ये बोला जाएगा आपका RP. तो दिस केस 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3. स्टेटमेंट क्लियर, इक्विवेलेंट का तरीका क्लियर. एक चीज और आप यहाँ समझ लें, यहाँ एक्चुअल में क्या है कि जो इक्विवेलेंट आएगा वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस से कम होगा. ओके, आप इस पॉइंट को अलग से मेंशन कर लीजिए, यहाँ छोटी सी लाइन बना के मेंशन कर सकते हैं. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब RP will be less than individual resistances. ओके, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत यहाँ समझने में, बताएं. उसमें मेंशन तो है नहीं, बट आप लिख लो कलर कोड्स ऑफ रेजिस्टेंसेस वाला. उससे एक्चुअल में ये है कि अगर आपको कभी क्वेश्चंस मिलेंगे तो आप कर पाओगे कलर कोडिंग वाले. हाँ, एक्चुअली जो मार्केट में रेजिस्टेंस अवेलेबल होते हैं वो उनके ऊपर बैंड बने होते हैं इस तरह से. ये जैसे ये रेजिस्टेंस है तो इसके ऊपर बैंड्स बने होंगे, ये कलर बैंड्स. यही इस रेजिस्टेंस की वैल्यू बताते हैं कि ये रेजिस्टेंस कितने ओम्स का है. ये बहुत छोटे होते हैं, जैसे चावल का साइज है आपका या गेहूं के दाने का साइज है, इस तरह के साइज के हैं. और
इनके ऊपर ही इनकी रेटिंग लिखी तो नहीं जा सकती, तो इसीलिए इनके ऊपर कलर बैंड्स बनाए जाते हैं। इन कलर बैंड्स की हेल्प से हम ये जान पाते हैं कि ये इसकी रेटिंग क्या है। ये इस तरह से जब आप इसे पकड़ोगे तो ये शो करते हैं, यहाँ 3 कलर मिलेंगे। पहला कलर पहली डिजिट, दूसरा कलर दूसरी डिजिट, तीसरा कलर मल्टीपल, पहला कलर दूसरा कलर तीसरा कलर, 3 ही तो बैंड हुए ये। और ये जो चौथा वाला है ये रिप्रेजेंट करता है टॉलरेंस। हाँ, टॉलरेंस का मतलब है कि कितना कम ज़्यादा ये टॉलरेट कर सकता है। तो आप पहले इसे लिख लेते हैं। ये बातें समझ में आ गई? अरे नहीं सर, ना लाइन को दिखाया, बॉक्स को नहीं दिखा रहे। बॉक्स की बात नहीं कर रहे, ये जो लाइन है ना, ये कलर बैंड्स हैं। ये जो पट्टियां बनी हुई हैं, स्ट्रिप्स बनी है ना, ये देखो, इसको याद रखने का एक तरीका होता है। बीवी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन had very good wife wearing gold, silver necklace. ये याद रखना है। देखो, याद रखने का बड़ा अच्छा तरीका है। ये जो कैपिटल्स लेटर्स हैं ये सभी एक कलर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो यहां हो गया कलर, कलर के करस्पॉन्डिंग डिजिट, इधर कलर के करस्पॉन्डिंग मल्टीपल में जो भी आएगा, और इधर है आपका टॉलरेंस। अब देखो, बीवी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, शुरू करें। बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, ठीक। ये सभी कलर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब कलर भी कैसे लिखे जाएंगे? कलर्स लिखने के लिए आपके पास कॉन्सेप्ट है अपना हिंदुस्तानी भारतीय अध्यात्म वाला, तमसोमा ज्योतिर्गमय। तमसोमा ज्योतिर्गमय मतलब अंधकार से प्रकाश की ओर। ये जो कलर्स आएंगे वो कैसे आएंगे? अंधकार से प्रकाश की ओर। सबसे ज्यादा डार्क, एग्जैक्टली, पहला कलर ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट। ये सारे डिजिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। इसके बाद ये जो हैं, ये गोल्ड सिल्वर, इसे बोलते हैं नो कलर या बॉडी कलर कह लें आप इसे। इनके करस्पॉन्डिंग कोई डिजिट नहीं होती, ये मल्टीपल्स में आते हैं। अब देखो, इनके मल्टीपल्स क्या बनेंगे?
जो भी ये डिजिट लिखी हुई यही मल्टीपल में चली जाती है, मतलब 10 की पावर 0। ब्लैक कलर है, अगर तीसरा बैंड ब्लैक है, तीसरा बैंड क्या है, ब्लैक, तो आप उसके करस्पॉन्डिंग डिजिट नहीं लिखोगे बल्कि क्या लिखोगे, मल्टीपल। क्या लिखा जाएगा, 10 की पावर 0। ब्राउन के लिए 10 की पावर 1, रेड के लिए 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, ठीक। जब आप यहां आते हैं तो ये हो जाता है 10 टू द पावर -1, 10 टू द पावर -2, ठीक। आगे चलें, ये वैसे आते नहीं है। जब बात टॉलरेंस की आती है तो टॉलरेंस इनमें से कोई कलर शो नहीं करता, बल्कि टॉलरेंस बस ये नीचे वाले दिखाते हैं। तीनों नहीं, ये नीचे वाले तीनों, गोल्ड, सिल्वर और ये नो कलर। 5%, 10% और ये 20%। ओके, कोई दिक्कत हो तो नो, प्लीज डोंट क्लिक। मतलब लिखूंगा, नोट तो करूंगा कॉपी में, अभी कर लो। प्लस उसमें रखने के लिए करता हूं। हाँ, क्लियर हुआ। इसकी हेल्प से यहाँ हमें कोई भी रेजिस्टेंस दिया हो, हम उसके सर वो कलर मतलब बॉडी का एक ही होता है। यहाँ पे कोई कलर नहीं बना तो बॉडी वाला कलर बना रहेगा ना। बॉडी का वो कलर है। अरे ये बॉडी कलर मतलब ये हमारी बॉडी का कलर नहीं, इस रेजिस्टेंस पे पहले से कोई बेस पे कलर हो रहा होगा ना, वो। ये बात यहाँ तक क्लियर। सर वो तो हमको कोई साल नहीं हो सकता है सामने से। बिल्कुल। देखो, अब एक लिखो क्वेश्चन। मम्मी देखो ये यहाँ पे आके मान ले। देखो, इसके जो कलर्स हैं वो क्या हैं, ब्लू, येलो, ब्लैक, फर्स्ट पॉइंट है, और गोल्ड। 4 कलर हैं ये। ब्लू के करस्पॉन्डिंग डिजिट कौन सी हुई, पहला कलर पहली डिजिट, थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, पहला कलर पहली डिजिट। इसके करस्पॉन्डिंग कौन सी डिजिट हुई, देख के बताओ। 6। ब्लू के करस्पॉन्डिंग डिजिट हो गई 6। येलो के करस्पॉन्डिंग 4, और ब्लैक के करस्पॉन्डिंग, हाँ। अब ये तीसरा कलर है, पहला कलर पहली डिजिट, दूसरा कलर दूसरी डिजिट, तीसरा कलर मल्टीपल। तो ये क्या लिखेंगे आप,
10 की पावर 0, गोल्ड के करस्पॉन्डिंग टॉलरेंस। तो आपका रेजिस्टेंस क्या हो गया, R इज इक्वल टू 64 इंटू 10 टू द पावर 0 ओम्स प्लस माइनस 5%। क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? पहला कलर पहली डिजिट, दूसरा कलर दूसरी डिजिट, तीसरा कलर मल्टीपल, चौथा कलर टॉलरेंस। ठीक, इसका दूसरा पार्ट। अब इसमें ये कहा है कि अगर इसके अक्रॉस 10 वोल्ट का सेल लगा, बैटरी लगा दें, कितना करंट फ्लो करेगा? V इक्वल टू आई आर, I इक्वल टू V अपॉन R। V कितना है आपके पास? 10। R कितना है आपके पास? ये नहीं लिखेंगे आप, सिर्फ इतना। कितना हुआ ये? 64। 10 टू द पावर 0 तो 1 हो गया ना, मतलब ये कितना आ गया करंट? तो I इज इक्वल टू 5/32 एम्पियर। देखो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली ये फॉर्मूला है, V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू V अपॉन आर। V की वैल्यू कितने वोल्ट से जोड़ रहे हो आप? 10 वोल्ट से। R की वैल्यू आप ये इस्तेमाल करोगे, ये इस्तेमाल नहीं होगी। ओके, कोई डाउट? बात क्लियर? ये क्या हो गया? I इक्वल टू 5/32। क्लियर हुआ? कोई डाउट समझने में? क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। देखें इसका सॉल्यूशन समझें। यहां पूछा है हमसे व्हाट आर द कलर कोड्स ऑफ 1 मेगा ओम रेजिस्टेंस, ये तो पूछा है। तो आपको दिया हुआ है R इज इक्वल टू 1 मेगा ओम। इसके कलर कोड्स आप कैसे लिखोगे समझो। इसे क्या लिखा जा सकता है? 1 इंटू 10 टू द पावर 6 ओम लिखा जा सकता है। मेगा है ना, मेगा मतलब 10 टू पावर 6। इसको फर्दर क्या लिखा जा सकता है? 10 इंटू 10 टू द पावर 5 ओम्स लिखा जा सकता है। जी सर, ये लिखा जा सकता है। अब आओ इसके कलर कोड्स लिखें, देखो क्या होंगे। पहले का होगा दूसरे का जीरो। इसके करस्पॉन्डिंग कलर ब्राउन, ब्राउन, ब्लैक, इसके करस्पॉन्डिंग ब्लैक, ग्रीन, इसके करस्पॉन्डिंग ग्रीन। क्लियर हुआ? तो कलर्स क्या हो गए? ब्राउन, ब्लैक एंड ग्रीन। क्लियर हुआ? ये इस 1 मेगा ओम रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे। आई होप बात समझ में आ जानी चाहिए, कोई दिक्कत इसमें शायद आ गया सर। होनी नहीं चाहिए है।